नमस्कार प्यारे कृषि योद्धाओं, मैं स्वागत करता हूं आपका श्रीजी क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। देखो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं किसके बारे में, अनार के बारे में। तो एक बार आप सभी दोस्तों अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए फटाफट ग्रुपों पे 1 2 5 5। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे अपन किसके बारे में, अनार के बारे में। अनार जो होता है, जैसे मान लो आपके पास अनार है और अनार की खेती कैसे करते हैं, इसको बोला जाता है पोमेग्रेनेट। क्या बोलते हैं दोस्तों? पोमेग्रेनेट बोला जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है पुनिका ग्रेनेटम। पुनिका ग्रेनेटम इसका क्या है दोस्तों, वैज्ञानिक नाम है। और इसका जो कुल होता है वो होता है मेरे दोस्तों पुनिकेसी। कुल क्या है? पुनिकेसी है और वैज्ञानिक नाम क्या है? पुनिका ग्रेनेटम है। लेकिन इसमें उत्पत्ति स्थान जो होते हैं वो 2 पूछ लेता है। जैसे अपन बात करें 12th की बुक के अकॉर्डिंग तो उसमें आता है अफगानिस्तान। और अगर बड़े लेवल की बात की जाए तो उसमें पूछा जाता है इराक। तो दोनों ही सही है मेरे दोस्तों, एक तो है अफगानिस्तान और एक है आपके पास में इराक। तो ये दोनों ही क्या है, सही है, जिनमें से एक ही आपसे क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वैज्ञानिक नाम की बात की थी अपन ने पुनिका ग्रेनेटम। कुल क्या है? पुनिकेसी है। अफगानिस्तान इसका क्या है? उत्पत्ति स्थान है। अब बात करते हैं कि इसमें जो खाने योग्य भाग है, खाने योग्य भाग पूछा जाता है मेरे दोस्तों। तो खाने योग्य भाग क्या है? मैंने क्या कहा था आपसे, बताया था कि जो बीज खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? एरिल। तो खाने योग्य भाग क्या हो गया मेरे दोस्तों? एरिल हो गया। अगर बात करें अपन इसकी खाने योग्य भाग क्या है इसका? ब्लूस्टा, फल प्रकार हो गया एरिल। तो ब्लूस्टा। खाने योग्य भाग तो क्या हो गया? एरिल हो गया। और फल प्रकार क्या हो गया दोस्तों? फल प्रकार ब्लूस्टा। फल प्रकार क्या हो गया दोस्तों? ब्लूस्टा हो गया। तो ये पूछे जाते हैं कि फल प्रकार क्या होता है, खाने योग्य भाग क्या होता है। तो खाने योग्य भाग क्या है? एरिल है। और फल प्रकार क्या है? ब्लूस्टा है। इसके अंदर अगर बात करें TSS कुल घुलनशील पदार्थ की, तो 14 से लेकर के 16% इसमें क्या पाया जाता है? कुल घुलनशील पदार्थ पाया जाता है। और इसके अंदर साइट्रिक अम्ल भी उपस्थित होता है। क्या होता है दोस्तों? साइट्रिक अम्ल भी उपस्थित होता है। और साइट्रिक अम्ल की आपसे मात्रा पूछ ले तो कितना होता है? 0.75 से लेकर के 1.5%। कितना होता है? 0.75 से लेकर के 1.5% इसके अंदर साइट्रिक अम्ल होता है। छाल में इसकी जो छाल होती है, छाल में टेनिन पाया जाता है, कसेलापन, टेनिन पदार्थ पाया जाता है छाल के अंदर। याद रखना, इसके अंदर क्या पाया जाता है? टेनिन पदार्थ पाया जाता है, जिससे क्या होता है दोस्तों? कसेलापन आता है। तो टेनिन किसके अंदर पाया जाता है? तो किसके अंदर पाया जाता है? अनार की जो छाल होती है इसके अंदर क्या पाया जाता है? टेनिन होता है। अमरूद में तो पेक्टिन था और इसमें क्या होता है? टेनिन होता है। अब इसके बाद अपन बात करें तो अपने पास आता है आंवला। आंवले में भी क्या होता है? टेनिन होता है, कसेलापन। और इसके अंदर भी क्या होता है? टेनिन होता है। बात करें अपन कि इसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो देखो दोस्तों, राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है बेटा सोलापुर में। सोलापुर महाराष्ट्र के अंदर अनार अनुसंधान केंद्र स्थित है। पूछ लेता है कि राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? सोलापुर महाराष्ट्र में। अब बात करें कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो इसका उत्पादन होता है, अगर भारत की बात करें तो कहाँ पर होगा? महाराष्ट्र में। लेकिन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? बाड़मेर में। कहाँ होता है दोस्तों? बाड़मेर में।
राजस्थान में सबसे ज़्यादा इसका जो उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है? बाड़मेर में। पहले जालोर था, अब क्या आ गया है? बाड़मेर आ गया है। और भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो महाराष्ट्र के अंदर इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगर बात करें अनार का लाल रंग, लाल रंग की बात करें तो ये किसके कारण होता है? एंथोसायनिन के कारण। किसके कारण होता है? एंथोसायनिन के कारण। एंथोसायनिन के कारण इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। तो पूछ लेता है कि अनार का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? एंथोसायनिन के कारण होता है। और अनार जो होता है कुष्ठ रोगियों के लिए उपयोगी है। अनार कुष्ठ रोगियों के लिए उपयोगी है। कुष्ठ रोगियों के लिए उपयोगी है। तो अनार जो होता है ये कुष्ठ रोगियों के लिए क्या माना जाता है दोस्तों? उपयोगी माना जाता है। पूछ लेता है कि अनार का लाल रंग किसके कारण होता है? एंथोसायनिन के कारण। और अनार किस रोगियों के लिए उपयोगी? कुष्ठ रोगियों के लिए। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट अपन बात कर रहे हैं, जैसे आपसे पूछा भी गया है सुपरवाइजर के अंदर कि अनार का उत्कृष्टता केंद्र। अनार का उत्कृष्टता जो केंद्र है, उत्कृष्टता केंद्र कहां पर स्थित है? तो उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? डिंडौल। डिंडौल कहां पड़ता है? बस्सी में। और बस्सी कहां पड़ता है? जयपुर में। पूछा गया क्वेश्चन था कि अनार का उत्कृष्टता केंद्र कहां पर खोला गया है? डिंडौल, बस्सी, जयपुर में। और यहां पर एक जैतून का भी खोला गया है। कहां पर? डिंडौल के अंदर जैतून का उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए बन सकता है इस बार वापस सुपरवाइजर के अंदर कि अनार का उत्कृष्टता केंद्र कहां पर खोला गया है? तो ये खोला गया है डिंडौल, बस्सी, जयपुर में। और यहां पर एक और खोल रखा है किसका? जैतून का। जैतून की खेती या नर्सरी कहां पर है? जयपुर के अंदर है। डिंडौल जयपुर के अंदर, यहां पर इसका उत्कृष्टता केंद्र भी खोला गया है। तो ये थी इसकी बेसिकली बात कि अपने पास में जो अंदाज से बेसिक क्वेश्चन बन के आते हैं वो किस पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करते हैं सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं किस्मों के, क्योंकि इस बार भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था अनार का किस्म से, और वह क्वेश्चन हटा दिया गया है क्योंकि सिंदूरी किस्म अनार की भी है और आम की भी है, दोनों की सिंदूरी किस्म है। तो देखो सबसे पहले एक है आपके पास बगुआ। बगुआ जो वैरायटी है, बगुआ जो किस्म है, ये महाराष्ट्र की फेमस किस्म है। कहाँ की दोस्तों? महाराष्ट्र की किस्म है। ये महाराष्ट्र और मस्तानी, महाराष्ट्र की फेमस किस्म है और इसे सिंदूरी और मस्तानी के नाम से जाना जाता है। सिंदूरी व मस्तानी भी कहते हैं। सिंदूरी व मस्तानी के नाम से किस किस्म को जाना जाता है? बगुआ को। तो याद रखना, पूछा जाता है कि सिंदूरी किस्म जो है ये किसको कहते हैं? तो किसको कहते हैं? बगुआ को। और मस्तानी किसको कहते हैं? बगुआ को। और सिंदूरी एक किस्म आम की भी है। अब बात करें अनार की सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादन पर लगाई जाने वाली किस्म भारत के अंदर, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन कौन सी किस्म का होता है? तो कौन सी का होता है दोस्तों? कौन सी का होगा? बगुआ किस्म का। अब बहुत इंपॉर्टेंट जो किस्म आपको बता रहा हूं वह है मर्दुल्ला। और मैंने आपको जब अमरूद पढ़ाया था वहाँ पर कि मर्दुल्ला तो किसकी किस्म है? अनार की है। और अर्का मर्दुल्ला किसकी किस्म है? अमरूद की है। ये संकरण के द्वारा विकसित की गई है। संकरण किस किस के द्वारा बनाया गया था? एक तो गणेश इंटू गुल ए साई, गुल ए साई, गुल ए साई का संकरण है। और इन दोनों किस्मों के बीच संकरण करवा करके और कौन सी किस्म बनाई गई है? तो कौन सी बनाई गई है दोस्तों? मर्दुल्ला किस्म बनाई गई है। गणेश और गुल ए साई के संकरण से कौन सी किस्म विकसित की गई है? तो मर्दुल्ला की गई है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है किस्म है आपके पास में। अब आती है गणेश।
गणेश किसकी किस्म है, डायरेक्ट पूछ लेता है कि गणेश किसकी किस्म है, तो किसकी है, अनार की है। और ये किस्म जो है ये महाराष्ट्र की किस्म है। कहाँ की है, महाराष्ट्र की किस्म है। तो पूछ लेता है कि गणेश कहाँ की किस्म है, महाराष्ट्र की है। अब बात करेंगे नेक्स्ट किस्म की, और वह है आपके पास डोलका। और डोलका के बारे में बात करें, डोलका जो किस्म है, जैसे गणेश किस्म है, ये किसकी है, महाराष्ट्र की है। बगवा भी महाराष्ट्र की, लेकिन इसको सिंदूर या मस्तानी के नाम से जाना जाता है। मर्दुल्ला संकरण के द्वारा विकसित की गई किस्म है। डोलका किस्म की बात करें तो ये गुजरात की प्रसिद्ध किस्म है। पूछा जाता है कि गुजरात की किस्म कौन सी है, तो गुजरात की प्रसिद्ध किस्म कौन सी है, डोलका है। और डोलका से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करेंगे किसकी, कंदारी। कंदारी जो किस्म है, इस कंदारी किस्म से क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध किस्म कौन सी है, तो कौन सी है, कंदारी है। हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध किस्म कौन सी है, तो कंदारी है। अब इसके बाद ये तो हो गए आपके कुछ बेसिक किस्में। अब बात करने वाले हैं जो अधिकतर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। जैसे एक और किस्म आती है आपके पास में, उर्कता। अब ये किस्म क्यों फेमस है, उर्कता क्यों फेमस है, देखो इसका जो फल होता है उसका जो आकार वजन होता है वो 150 ग्राम होता है। एक फल का वजन कितना होता है, 150 ग्राम होता है। और ये उर्कता किस्म किसकी है, अनार की है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि उर्कता किसकी किस्म है, तो अनार की है। अब बात कर लेते हैं अपन नेक्स्ट किस्मों की, वह है आपके पास रूबी। कौन सी बेटा, रूबी। अर्का रूबी किसकी है, टमाटर की है। और रूबी किसकी किस्म है, तो किसकी है, अनार की है। अब अनार की किस्म जो है रूबी, ये निकाली गई है IIHR। कहाँ से निकाली गई है, IIHR से निकाली गई है। भारतीय उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान से कौन सी किस्म निकाली गई है, तो रूबी किस्म निकाली गई है। और ये किस्म क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान के लिए बेस्ट, राजस्थान के लिए उपयुक्त है। गुजरात के लिए कौन सी थी, डोलका थी। महाराष्ट्र के लिए कौन सी थी बेटा, महाराष्ट्र के लिए कौन सी किस्म बताई थी मैंने आपको, गणेश। और राजस्थान के लिए कौन सी है, रूबी है। अब बात करेंगे सबसे फेमस किस्म जालोर सीडलेस की, जालोर सीडलेस। अब ये जालोर सीडलेस जो वैरायटी है, जालोर सीडलेस जो वैरायटी है, ये नाम से स्पष्ट हो रहा है सीडलेस, यानी कि बीज रहित किस्म, बीज रहित किस्म। याद रखना, अनार की बीज रहित किस्म कौन सी है, तो कौन सी, जालोर सीडलेस है। और ये किस्म भी क्या है, राजस्थान के लिए उपयुक्त है, राजस्थान के लिए। ये किस्म जो है ये सारी मृदाओं में लगाई जा सकती है। कौन सी मृदाओं में बेटा, सारी मृदाओं में। तो सारी मृदाएं अधिकतर देखने को जो मिलती है वो राजस्थान में मिलेगी आपको। तो सारी मृदाएं, देखो अनार की खेती के लिए तापमान के साथ चाहिए, उपोष्ण जलवायु चाहिए। और अगर मृदा की बात करें तो दोमट मृदा चाहिए। कैसी मृदा चाहिए दोस्तों, दोमट मृदा चाहिए। और पीएच कितना होना चाहिए, तो पीएच 9 पीएच तक की मृदाएं इसके लिए क्या मानी जाती, उपयुक्त मानी जा सकती है। तो 9 पीएच तक अनार की खेती कर सकते हैं। जलवायु कैसी है, उपोष्ण है, दोमट मृदा और पीएच। तो ये मृदाएं, ये जो आपके पास किस्म है जालोर सीडलेस, इसको अपन क्या कर सकते हैं, इन क्षेत्रों में लगा सकते हैं। उपोष्ण क्षेत्र में दोमट हो, पीएच कितना हो, 9 तक, ये आपके पास किस्म है जालोर सीडलेस। अब बात कर रहे हैं जोधपुर रेड, किसकी, जोधपुर रेड की। अब ये जोधपुर रेड जो किस्म है ये किसके लिए फेमस है, इसको अपन जोधपुर रेड को अपन एक और नाम देते हैं जोधपुर सीडलेस, जोधपुर सीडलेस भी बोलते हैं। तो ये किस्में थी आपके पास। कुछ अन्य किस्में हैं, कुछ इसकी अन्य किस्में हैं, वो भी पूछ लेता है। जैसे मैं बता देता हूं आपको, एक तो है वंडरफुल, वंडरफुल याद रखना, वंडरफुल भी इसकी किस्म किसकी, अनार की है। वंडरफुल, मस्कट, मस्कट कौन सी बेटा, मस्कट, वंडरफुल
वंडरफुल हो गया, मस्कट हो गया। वंडरफुल और मस्कट, ये किस में बेटा? वंडरफुल और मस्कट। अब बात करेंगे अपन किसके बारे में कि इसमें जो अनार के अंदर बाहर आती है, अनार के अंदर जो बाहर आती हैं इसमें और अमरूद में सेम बाहर आती है। बाहर के बारे में मैंने आपको अमरूद में पढ़ाया था कि बाहर क्या होती है, वर्ष में 3 बार फल आना, 3 बार ही क्या आना, फूल आना। इसमें भी वही अम्बे बाहर का, मर्ग बाहर काम में लेते हैं। कौन सी बार? मर्ग बाहर बेस्ट, मर्ग बाहर बेस्ट। कौन सी बाहर लेते हैं बेटा? मर्ग बाहर। याद रखना कौन सी बाहर काम में लेते हैं? मर्ग बाहर। तो मार्ग बाहर के फूल कब आते हैं और फल कब आते हैं? मैंने आपको बताया था कि फूल कब आते हैं और फल कब आते हैं। तो ये पूछी जाती जून जुलाई में, तो क्या आते हैं? इसके फूल आते हैं, और अक्टूबर नवंबर के समय क्या आते हैं? इसमें फल आते हैं। तो ये बाहर सबसे बेस्ट मानी जाती। फूल कब आते हैं बेटा इसके? जून जुलाई में। जून जुलाई में क्या आ रहे हैं? इसके फूल आ रहे हैं। और फल कब आते हैं? तो फल आते हैं बेटा इसके अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर के समय ही इसके क्या आते हैं? फूल और फल आते हैं। यानी कि जैसे आपने अमरूद में पढ़ा है वैसे सेम टू सेम इसके अंदर आता है। बात करेंगे प्रवर्धन की। अब प्रवर्धन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे। तो प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? एक तो बीज के द्वारा होता है और एक कलम के द्वारा होता है। कलम की बात करें तो कलम कौन सी लेते हैं? कठोर तना कलम, कठोर तना कलम। कठोर तना कलम को क्या बोलते हैं? हार्ड वुड कटिंग। हार्ड वुड कटिंग ये आपके पास में है। और इसको जो लगाने का समय होता है, समय भी पूछ लेता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनार की जो कलम है इसको लगाएंगे कब? तो अनार की जो कलम होती है इसको लगाने का जो समय है वह है आपके पास फरवरी मार्च का। फरवरी मार्च के समय सबसे ज़्यादा इसको लगाया जाता है। कौन सी कलम को? तो कौन सी कलम को लगाते हैं? अनार की कलम को लगाते हैं। तो ये थी इसकी बेसिक बात। अब बात करने वाले अपन रोग और कीट के बारे में। देखो दोस्तों, रोग की बात करें तो इसमें एक रोग लगता है, वह है पत्ती धब्बा। कौन सा? पत्ती धब्बा। ये कवक के द्वारा होता है, सर्कोस्पोरा। पत्ती धब्बा रोग में काले और सफ़ेद रंग के क्या बन जाते हैं? धब्बे बन जाते हैं। इस कारण फलों पर भी जो है इसके धब्बे चले जाते हैं और वो फल क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। तो इसका कोई इससे क्वेश्चन नहीं बन के आता। अब बात करते हैं दैहिक विकार की। ये दैहिक विकार जो है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैहिक विकार, क्योंकि अधिकतर एग्जाम में पूछा गया है। जैसे सुपरवाइजर, कृषि पर्यवेक्षक जो आपके पास जेट, इनमें जो पूछे जाते हैं जेट ICR में, AAO में, वह है दैहिक विकार। और दैहिक विकार आता है फलों का फटना, फलों का फटना, फ्रूट क्रैकिंग, फलों का फटना। अब ये कारण क्या है कि इसके जो फल होते हैं वो फट जाते हैं अनार के? तो एक तो हो गया आपके पास, कारण की बात कर रहे हैं तो अनियमित सिंचाई, अनियमित सिंचाई। अगर आप समय पर सिंचाई नहीं करते हो या डेली सिंचाई कर रहे हो तो फल क्या हो जाएंगे? फट जाएंगे। इसके बाद एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण, वातावरण में, तापमान में उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव। वातावरण में, तापमान में उतार चढ़ाव के कारण क्या होता है दोस्तों? फल फट जाते हैं। और एक सीधी सी अपन बात कर लेते हैं बोरोन की कमी। इस कारण फल फट जाते हैं। तो आपको क्या करना है? बोरेक्स का क्या करोगे दोस्तों? छिड़काव करोगे। और बोरेक्स का कितना घोल बनाओगे? 0.2% का घोल बना करके छिड़काव करने से ये बोरोन की जो आपके पास फल फटने की समस्या है वह क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। कारण मैंने बता दिया कि अनियमित सिंचाई, वातावरण में, तापमान में उतार चढ़ाव और बोरोन की कमी।
तो बोरेक्स का अपन को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, छिड़काव करना पड़ेगा, जिससे फल नहीं फटेंगे और फल फटने से ये जो हमेशा के लिए क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं अपन किसके बारे में, कीट के बारे में। तो कीट कौन सा लगता है, देखो इधर कीट की बात करते हैं, अनार की तितली, अनार की तितली। अब ये अनार की जो तितली है ये इसका प्रमुख कीट है, अनार बटरफ्लाई। अनार बटरफ्लाई का वैज्ञानिक नाम है वीराकोला, क्या नाम है, वीराकोला आइसोक्रेटस, आइसोक्रेटस, वीराकोला आइसोक्रेटस। इसका क्या हो गया, वैज्ञानिक नाम हो गया किसका, अनार की तितली का। ये तितली क्या करती है, जो फल होते हैं फलों पर क्या देती है दोस्तों, अंडे देती है। फल पर क्या दिए इसने, अंडे दिए। फल पर क्या दिए दोस्तों, अंडे दिए। अब इन अंडों से क्या निकलती है, गिरनार बाहर निकलती और अंदर से गुदे को पूरे को क्या कर देती है, खराब कर देती है। तो फिर इसके नियंत्रण के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो फल होता है उस फल के चारों ओर मखमल, मखमल का कपड़ा, फल जो होता है उस पे मखमल का कपड़ा या टिश्यू पेपर लपेट देते हैं, टिश्यू पेपर लगा देते हैं, जिससे ये खराब नहीं होते हैं। और ये जो लपेट रहे हैं अपन मखमल का कपड़ा और टिश्यू पेपर, इस क्रिया को क्या बोलते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मखमल का कपड़ा या टिश्यू पेपर से अनार के फलों को बचाने की क्रिया क्या कहलाती है। तो ये क्रिया कहलाती है बेटा रैपिंग। क्या कहलाती है, रैपिंग। याद रखना, टिश्यू पेपर या फिर मखमल के कपड़े से अपन अनार के फलों को ढक देते हैं, इस क्रिया को क्या बोलते हैं, रैपिंग बोला जाता है मेरे दोस्तों। क्या बोलते हैं, रैपिंग बोलते हैं। और इसी के साथ में अपनी क्लास का समय होता है और मैं लेता हूं आपसे दोस्तों विदा। थैंक यू। Gracias.